बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज और मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट फैज़ुल्लाह खान न्याजी साहब। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ टॉपिक से बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट मीटिंग हुई, मिजलास हुआ या कहेंगे फुल कोर्ट समात हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके हवाले से। इसके अलावा फिर बात करेंगे नैब के जो पुराने केसेस थे वो खोल दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बाद। और इसके अलावा फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक तारीख तो नहीं दी गई, लेकिन हफ्ता दे दिया गया है कि इस हफ्ते में इलेक्शन करवाएंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, पहली ही केस की जब उन्होंने समाअत की तो फुल कोर्ट जो काफ़ी अरसे से हुकूमत की जानिब से और दीगर बार एसोसिएशंस की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसकी फुल कोर्ट इसके लिए समाअत के लिए बनाया जाए। तो फुल कोर्ट बनाई गई, उसकी बराह रास्त समाअत जो है तकरीबन 9 घंटे तक टीवी चैनल्स पर चलती रही। और अब फैज़ुल्लाह साहब आपसे मैं डिस्कस करूँगा कि क्या पाया क्या खोया। 9 घंटे की ट्रांसमिशन तकरीबन टीवी चैनल्स पर जो है वो दिखाई गई थी बराह रास्त। इसका क्या मकसद हो सकता है और क्या वो मकसद अचीव हुआ, और ये मामलात क्या इसी तरह चलते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो अहम केसेस की नौयत के जो केसेस हैं लाइव चलेंगे? ये देखें, अल्लाह करे कि ये मामलात ऐसे ही चलें और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट केसेस नहीं, मेरी नज़र में सारे के सारे जो केसेस हैं उनको या लाइव वीडियो नशर करनी चाहिए या वेबसाइट पे उनकी लाइव जो ऑडियो वहाँ पे जो बात हो रही होती है वो नशर करनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह आवाम को हक़ है कि पार्लियामान की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो देखें कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या बात हो रही है पार्लियामान में, क्या कानून साजी हो रही है, क्या डिबेट हो रही है, उसी तरह अदालतों के अंदर भी इतनी रसाई होनी चाहिए। ओपन जस्टिस है, कोई अगर केस सुप्रीम कोर्ट सुन रही है तो आवाम के पास ये बिल्कुल एक्सेस होनी चाहिए कि वो अगर कोई बंदा अपने दफ्तर में या कोई घर पे बैठकर वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखना चाह रहा हो या सुनना चाह रहा हो तो उसको इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए। अमेरिका में भी इस तरह होता है। इंडिया में तो यूट्यूब के ऊपर उनकी हाई कोर्ट्स की भी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो नशर होती हैं। तो ये इस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप था, एक ट्रांसपेरेंसी की हद तक। एक आम बंदा जो था जिसने आज से पहले शायद कोर्ट रूम नंबर 1 देखी ही नहीं थी अंदर से, उसने कोर्ट रूम नंबर 1 में फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग जो हैं वो देखी, बहस मुबाहिसा देखा उसके अंदर और सारा जो कार्रवाई थी उसको विटनेस किया। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था। अच्छा फैज़, मैं थोड़ा सा एक अपना भी नुक्ता नज़र देना चाहूँगा। मुझे इस प्रोसीडिंग को लाइव दिखाने में तो ज़ाहिर है वही सेम जज्बात है मेरे आपके साथ जैसे जो आपके हैं कि बड़ा अच्छा इक़दाम था। आम आदमी को इसका पता लगना चाहिए था, आम आदमी को समझ आनी चाहिए थी कि अदालत के अंदर क्या तरीक़ाकार है, अदालत का क्या डेकोरम है, अदालत में क्या सवालात हुए, क्या जवाबात हुए। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की शरह ख़वानगी की पोजीशन क्या है, और फिर हमारी मतलब मेरा कोई एतराज़ करने का तो कोई राइट नहीं बनता, लेकिन मेरी एक आम पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से सोच है। जो वहाँ पर क्वेश्चंस किए गए अक्सरियती जज साहबान के हवाले से वो इंग्लिश में थे। फिर जो हमारे वकला हज़रात जो बड़े सीनियर ख्वाजा तारिक रहीम साहब थे, इम्तियाज़ वो सिद्दीकी साहब थे, तो वो उनके आर्गूमेंट्स टोटल इंग्लिश में चलते रहे। अच्छा, अब एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारा मकसद ये है कि जैसे आपने भी बात की, मैंने भी की, कि आम शहरी जो है उसको पता लगे कि कौन से आर्गूमेंट्स किए जा रहे हैं, कोर्ट क्या पूछ रही है, कोर्ट को रिस्पांस क्या मिल रहा है। तो जब ये सब कुछ इंग्लिश में किया जाएगा जबकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो क्या आम आदमी आम आदमी मेरा ख्याल है रेडीवान को ही हम कहेंगे जो होटल्स में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, जो छोटे छोटे खोखों पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, या उनको शौक़ है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो एक पिछले जो टेन्योर था उसमें काफ़ी ज़्यादा इनके मामला चलते रहे, वहाँ होता क्या है। तो मेरे ख्याल में शायद वो तो इतना ज़्यादा नहीं थी जिस तरह। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें ये एक ब्रॉडर इशू है जिस पे आप बात कर रही हैं। इसकी रेजोल्यूशन जनरल पब्लिक की एजुकेशन से भी हो सकती है और इसकी रेजोल्यूशन इससे भी हो सकती है कि आप सारी की सारी जो कार्रवाई है अदालतों की वो सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी जो है वो उर्दू में करें। अपने जितने भी कवानीन हैं उन सारों का तर्जमा उर्दू में करें।
आइन का तो मौजूद है, जितने भी कवानीन हैं उन सारों का तर्जमा, जितनी भी जजमेंट्स हैं उन सारों का तर्जमा उर्दू में करें और फिर जाके ये करें। ये कि इमीडिएटली तो ये काम नहीं हो सकता, नहीं, ये बहुत ये तो हो सकता है ना, और बड़ा हेक्टिक काम है। बिल्कुल, वो आप छोड़ दें जो पुरानी जजमेंट्स चली गई हुई थी या उर्दू में लिखने का इसको एक प्रोसीजर होगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम लाइव ट्रांसमिशन 8 घंटे 9 घंटे की टीवी चैनल्स, तमाम टीवी चैनल्स अपने इश्तिहारात भी रोक दिए, सारा मेरे ख्याल में बड़ी कुर्बानी दी है तमाम चैनल्स की जानिब से, और प्रोसीडिंग मुसलसल दिखाते रहे, उसका हासिल क्या हुआ? मुझे थोड़ा सा इस चीज के ऊपर है कि अगर उसमें उर्दू में आर्गुमेंट्स किए जाते तो और उसमें उर्दू में ही सवालात करते फाजिल जज साहिबान सवाल। अब देखें ना, चीफ साहब जो हैं, चीफ जस्टिस साहब, वो मुसलसल उर्दू में ही, बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश का तड़का लगा देते थे, लेकिन उनका ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो थे इसके उर्दू में वो कर रहे थे। अच्छा, अब उस उर्दू के क्वेश्चंस को आप देखेंगे कि मीडिया वालों ने भी उसके चंक्स बना के उसको क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं वो उसको लेके चले। अब जब एक साहब इंग्लिश में आर्गूमेंट्स कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक आम आदमी जिसको हम पहुंचाना चाह रहे हैं, जो हमारा मकसद है कि पाकिस्तान के हर शहरी को जो थोड़ा सा भी शऊर रखता है उसको पता लगे कि भाई इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के प्रोसीडिंग के दौरान वकला साहब बयान क्या मांग रहे थे और जज साहबान को क्या कन्फ्यूजन थी, वो क्यों कौन से सवालात कर रहे थे, ताकि वो एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके जब इसका जजमेंट आए इस केस का, तो उस वक्त फिर हर शहरी के दिमाग में हो कि भाई। शदाबी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखें वन स्टेप एट अ टाइम, ये सारा काम इकट्ठा नहीं होता। देखें, पहली बात तो यह है कि अगर वकील एक अंग्रेज़ी में बहस कर रहा है तो वकील उस ज़बान में बहस करेगा और वकील को उस ज़बान में बहस करने की इजाज़त होनी चाहिए जिस ज़बान में बहस करते हुए उस वकील को कंफर्ट है। नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन मैं अगर सिर्फ आप इजाज़त दें तो ये चीज़ जो है ये नाफिज कर देना कि जी नहीं, आपने बात करनी है तो सिर्फ उर्दू में करनी है, ये चीज़ जो है ये अभी के लिए मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है, मैं तो एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, बात ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि ये एक ऑप्टिमल सिनेरियो में ये होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो 9 घंटे की नशरियात हुई हैं प्रोसीडिंग्स की और आगे जो होंगी इंशाल्लाह ताला, वो सारी उर्दू ज़बान में हों, ताकि अमीर से लेकर और जितने कम रिस्क वाले लोग हैं सारों को इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो, सारों को पता चले कि क्या बात एग्जैक्टली हो रही थी। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगेन मैं आपसे कहूंगा कि बेबी स्टेप्स, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। वो तो अगर मैं आपको ये कहूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मीडिया चैनल्स भी पूरी कर सकते थे। मीडिया चैनल्स जो हैं वो 20 सेकंड की डिले के साथ या 50 सेकंड की या 1 मिनट की डिले के साथ चलाकर और साथ साथ जो एक बंदा बिठा देते जो सुन के उर्दू में डबिंग करता रहता। अच्छा नहीं, देखिए इसके लिए तो वो भी मैं आपको बताऊं, देखिए अगर हम ये मशवरा देंगे ना कि डबिंग करते रहना, तो वो फिर हो सकता है कि मुझे या तमाम चैनल्स अपने कोर्ट रिपोर्टर्स को बिठा के कहें कि इसकी डबिंग करें, क्योंकि कोर्ट और आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़ती। कोर्ट की जो लैंग्वेज है ना, वो किसी आम इंग्लिश समझ जाने वाले को लिए भी इतनी आसान है। कोर्ट की एक अपनी लैंग्वेज है, अपने वर्ड्स हैं जो आम आदमी को शायद वो जितना मर्जी, और वो अंग्रेजी की हो या उर्दू की हो या उर्दू की हो, बहुत ज्यादा आपके अवाम तो ये मसला तो उसी वक्त हल हो सकता है ना कि जो बोलने वाले हैं वो बोले ही उर्दू में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं बहुत ज्यादा आपके अवाम के लोग हैं जिनके सामने अगर अदालती उर्दू बोली गई तो उनको वो भी नहीं समझ। नहीं, अदालत बोले, अदालत को पता है, और जो वकला साहिबान हैं उनको पता है कि ये हम लाइव जा रहे हैं, हमें पाकिस्तान नहीं बैनुल-अक़वामी तौर पर जहां जहां पे पाकिस्तानी उर्दू जानने वाले, इंग्लिश जानने वाले लोग हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ना कोई लिंक है, वो इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, उसमें ले रहे हैं। अच्छा, आपकी मैं इस बात पे लेके चलता हूँ, जैसे आपने कहा कि जी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आए। अब आप मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, आप एकदम इंग्लिश बोलनी शुरू कर दें। अब इसमें तो कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं है ना कि आप कोई डिटेल उसको आपको पहले मैं बताऊं कि नहीं फैज़ ये प्रोग्राम जो है वो हमने आधा इंग्लिश में आधा उर्दू में करना है, आपने ठक 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 इंग्लिश बोलनी शुरू कर देनी है। नहीं, देखें, बात मेरा मकसद ये है कि सबसे पहली चीज़ तो वो अदालत की जो नशरियात थी या अदालत की जो प्रोसीडिंग्स थी, जो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, उन प्रोसीडिंग्स का सिर्फ एक सेकेंडरी या टर्शरी जो इसका मकसद था वो ये था कि इसकी लाइव नशरियात और अवाम तक रसाई मिले। असल उसका मकसद था जो कानून पर बहस हो रही थी और जो केस चल रहा था
तो ये बात कि सिर्फ वकील क्योंकि नशर हो रहा है तो इसीलिए उर्दू में बात करें या इस तरह बात करें आसान अल्फाज में कि सारों को समझ आ जाए, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप और मेरा इस शो पर बैठकर मकसद ही यही है कि हमने कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एनालिसिस आम आवाम तक पहुंचाना है, इस तरह से पहुंचाना है कि मैसेज जो है वो अक्रॉस आम आवाम तक जाए। सिर्फ एक मिनट, आप ही की बात को मैं लेके आगे चलता हूं। जो हमारा सिर्फ मकसद, सुन तो लें, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी उनका पहला मकसद ये नहीं था कि अवाम तक पहुंचे ये बात, वो सेकेंडरी या टर्शरी मकसद था। पहला मकसद था कि कानूनी आईनी सवाल है, आए उस पर बहस करें ताकि अदालत उसके ऊपर फैसला दे। ये बात जहां तक होनी थी तो वो अंग्रेजी में होए, वो उर्दू में होए, पंजाबी में होए, सिंधी, बलूची, पश्तो, नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, अब ये अवाम तक वाली जो बात है, जो आपकी अवाम तक वाली बात है, इस पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। इंडिया में जब आप अगर यूट्यूब पे जाकर देखें तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट या इंडिया की हाई कोर्ट्स की जो नशरियात होती हैं यूट्यूब के ऊपर, वो सारी अंग्रेजी में है। इंडिया में सारे लोगों को तो अंग्रेजी नहीं आती, इंडिया में तो सारे लोगों को हिंदी नहीं आती। तो मेरा ये पॉइंट है कि पहला मकसद होता है अदालत की कार्रवाई बन के चले, उसके बाद नशरियात के ऊपर हाँ आगे जाकर स्टेप्स ले लिए जाएं जिसके अंदर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाए। अल्लाह करे हमारा लिटरेसी लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाए ताकि ज़्यादा आवाम को जो है वो अंग्रेजी समझ आनी। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आवाम को इंग्लिश समझ आनी शुरू हो जाए? मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैंने आपको यही बात की है कि आगे जाकर स्टेप्स ले लिए जाएं आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को और से और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने का अपने कानूनी सिस्टम के अंदर। ये भी है तरीका है। और दूसरा, बिल्कुल मेरी तमन्ना है कि इस मुल्क का हर फर्द जो है वो लिटरेट हो। हर बंदे की ये तमन्ना है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो हल करें, मैं कह रहा हूँ ये दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। अभी के लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए नहीं, अप्रिशिएट तो हम कर रहे हैं। मैं वो सारी प्रोसीडिंग्स तो मुकम्मल अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ थोड़ा सा एक ये रिक्वेस्ट भी है। मैं सॉरी सिर्फ एक थॉट अपनी ऐड कर दूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आ रही थी वो सारी प्रोसीडिंग्स देखकर, कि आपने अगर नोट किया होगा शादाब साहब, दो जज साहिबान जो हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है वो आइडियोलॉजिकल या कानून की इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक सर्टन तसादम आ रहा था, जस्टिस काजी फायज ईसा का और जस्टिस मुनीब अख्तर का। लेकिन मुझे वो देखकर अच्छा ये लगा कि अब अगर हम ये खाली टिकर से देखते जो चलती है या क्या नाम है अखबारों में या ख़बरों पर देखते, तो हमें बड़ा एक कॉन्टेक्स्ट के अलावा ये सारा मुकालमा जो अटर्नी जनरल साहब के साथ उनका हुआ, जो आपस में उनकी इनडायरेक्ट बहस हुई थ्रू दी अटर्नी जनरल, और वो सारा हमें तो उसका बड़ा गलत इंप्रेशन आता है। लेकिन वहाँ पे जब ये फुल कोर्ट चली तो ये कितनी खूबसूरती से नज़र आया कि जो आपस में कानूनी तौर पर या आइनी तौर पर किन्हीं नुकात पर इख्तलाफ भी है, वो इख्तलाफ भी एक बड़े सोफिस्टिकेटेड और सिविलाइज्ड और मैच्योर मैनर के अंदर आगे पीछे वो सारा जो है वो कम्युनिकेट किया गया। वो सारी बहस मुबाहिसा दो जज साहिबान के बीच में हो रही थी, लेकिन हो रही थी बाय एड्रेसिंग दी अटर्नी जनरल। और ये चीज़ मुझे लगता है आवाम को देखने के लिए, जो हम पहले बात करते आ रहे थे ना शादाब साहब के, एक जनरल कॉन्फिडेंस लेवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हमारी अदलिया के अंदर ख़त्म होता जा रहा है। मुझे लगता है इस तरह करके आपने चलाना शुरू कर दिया और इस तरह वो होना शुरू कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इस हवाले से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। और मैं कुछ अदवार में जो पाकिस्तान की अदालतों के साथ हुआ, मेरे ख्याल में उसको उस तासुर को जाहिर करने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप था। इस तरह के स्टेप्स होने चाहिए ताकि आम आदमी को भी पता लगे। मैं फिर बात वही करूंगा, आम आदमी को पता लगे कि क्या आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, क्या बात हो रही है। जस्टिस मुनीब साहब की या चीफ साहब की जो बीच में जो जाहिर है उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके उन्होंने कहना था, वो जो डिबेट हुई, जो बात हुई, आम आदमी तक पता लगी। और अगर कितना ही अच्छा होता कि अगर ये उर्दू में होती। बिल्कुल, मैं तो ये इस बात पे तो डिस्प्यूट ही नहीं है। बहुत अच्छा होता कि ये बिल्कुल खस्ता उर्दू के अंदर ये सारा मुकालमा हो रहा होता। अच्छा, आप देखिए चीफ साहब जो हैं वो मुसलसल वो अपना उर्दू में ही वो क्वेश्चंस भी करते रहे। तमाम बातें जो सवालात थे, जवाबात थे, उनकी तरफ से ज़्यादा वो उर्दू ही चलता रहा। एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये बात मुमकिन नहीं है कि ये सारी की सारी प्रोसीडिंग जो थी ये सारी होती सिर्फ उर्दू में। ये बात मुमकिन नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके कवानीन उर्दू में नहीं है, आपकी जजमेंट्स उर्दू में नहीं है, अंग्रेज़ी ने बीच में आना ही था। दूसरी बात ये है कि मेरा मानना ये है
कि किसी के ऊपर कोई ज़बान मुसल्लत नहीं करनी चाहिए, स्पेशली ऐसी प्रोसीडिंग में जिस तरह की हमने देखी, जहाँ पर मकसद जो था वो प्राइमरी मकसद ये नहीं था कि आवाम के सामने एक शो पुटअप किया जाए। प्राइमरी मकसद ये था कि एक आइनी सवाल है, उसका जवाब दें हम ताकि उसका फैसला दें, ये उसका मकसद था। अब अगर उस मकसद में एक जज साहब जो हैं वो अंग्रेज़ी में सवाल करते वक्त और अंग्रेज़ी में मुकालमा करते वक्त, और एक वकील अंग्रेज़ी में जवाब देते वक्त और अंग्रेज़ी में मुकालमा करते वक्त ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, तो उनको करने दें। अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू जो है वो इतनी ज़्यादा हमारे समाज में भी और हमारे कानून में भी इतनी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर जाए, इतनी तरह से घुल जाए कि अंग्रेज़ी बोलना जो है वो उतना ही अजीब लगे जितना आजकल कोई बंदा जो है वो प्रॉपर अदबी उर्दू बोल रहा हो, वो अजीब लगती है। अल्लाह करे ये हो जाए ताकि सारे के लिए। उर्दू भी बड़ी मुश्किल उर्दू है। मैं वो हंस रहा था कि मैं आपको यही कहा कि अगर जिस तरह अदालती उर्दू या कानूनी उर्दू है, अगर वहां पे वो ठेठ वो बोलना शुरू कर देते तो फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ आना। चले ब्रेक लेते हैं फैजुल्लाह, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो नया केसेस जो बंदियाल साहब ने फैसला सुनाया था, उसके बाद एक हफ्ते का टाइम दिया गया था कि केसेस दोबारा खोल दिए जाएं, वो केसेस दोबारा खुलने शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो जनाब फैजुल्लाह साहब केसेस जो हैं वो दोबारा खुलने शुरू हो गए हैं। अब उसमें साबिक वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब के केसेस हैं, हमज़ा शहबाज, सलेमान शहबाज, फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, परवेज़ अशरफ साहब, बेशुमार नाम हैं इसमें जिनके केसेस खुल गए हैं। और फिर इसमें एक चीज़ मज़ीद डेवलप जो हुई है फैज़, वो ये है कि एक तो जो अदालतों के अंदर ज़ेर समात केसेस थे जो इनको वापस भेज दिया गया था नैब में, वो अब दोबारा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में भिजवा दिया गया और उनको दोबारा समात शुरू कर दी गई है। लेकिन इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एप्लीकेशंस आई हुई थी जो नैब के पास, जो उन्होंने एंटरटेन नहीं कर रहे थे सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम तो, क्योंकि अब ये कानून ही ख़त्म हो गया, कानून तब्दील हो गया, तो अब हमने इनकी इंक्वायरीज ये क्या करनी है, अब उन तमाम एप्लीकेशंस को भी एंटरटेन करना शुरू कर दिया गया है, उन पे भी इंक्वायरीज जो है वो शुरू हो रही हैं। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो नैब की जानिब से इंटेलिजेंस के जो खुफिया इदारे हैं जो वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर काम करते हैं, FIA में भी हैं, ISI में भी हैं, मुख्तलिफ जो हैं, वहाँ से रिक्वेस्ट की गई है कि हमें जो ऑफिसर्स हैं जो एक्सपीरियंस रखते हैं वाइट कॉलर क्राइम के अंदर, ये दिए जाएँ। अच्छा, अब उनको भी लेके चला जाएगा केसेस, वो भी नई इंक्वायरीज आ गई। PTI के जो लोग जो पहले बीच में शामिल नहीं थे, उनके खिलाफ भी तकरीबन 47 के करीब लोग हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज जो है दोबारा इनिशिएटिव हो गई हैं। और अब इस सिचुएशन के अंदर मैं आपको बताऊं कि फैज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हुकूमत इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि उसके खिलाफ नज़रसानी की अपील नहीं की जाएगी, क्योंकि इधर से तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, उधर से पुरानी हुकूमतें जो PDM की हुकूमत थी जिन्होंने ये बिल पास किया था, वो नज़रसानी की दरख्वास्त आई थिंक वो नहीं दायर कर सकते क्योंकि अब तो हुकूमत नहीं है, और फिर निगरान अभी तक इस तरफ सोच नहीं रहे। तो क्या ये तस्लीम कर लिया गया है कि अब दोबारा नैब उसी तरह ताकतवर हो जाएगी और फिर चलेगी, इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, अपील नज़रसानी की? देखिए, हो सकता है ये चैलेंज हो जाए, हो सकता है इंतज़ार किया जा रहा हो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कोई नतीजा जो है वो फाइनल निकले, जिसके बाद देखा जाए कि इसकी अपील फ़ाइल करनी है या इसका रिव्यू फ़ाइल करना है। हो सकता है कि ये चीज़ जो है तरमीम वाली बात छोड़ दी जाए और बस ये हो कि जिस तरह चलना है उस तरह चलना है। जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके पास ये तो पूरी ताकत है कि वो फिर से कोई नई तरमीम ले आए नैब के कानून के अंदर। ये भी हो सकता है कि नई हुकूमत आके नैब ही ख़त्म कर दे और एक नया अदारा जो है वो बना दे। तो अब ये हमें वक्त बताएगा। मुझे ये लगता है कि एक दफ़ा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला हो जाएगा तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि जी इसके अंदर अपील जो है वो फ़ाइल करनी है या नहीं करनी, क्योंकि अगर अपील फ़ाइल हो जाती है
तो देखें बेंच भी तब्दील हो जाएगा, 5 मेंबर बेंच बन जाएगा। पहले 3 मेंबर ने ये फैसला दिया है, तो वो 3 से 5 मेंबर चला जाएगा और वो बड़ा ये। अच्छा, अगर नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की जाती है तो फैज़ फिर चीफ जस्टिस साहब की बजाय तो जाहिर है वो बंदियाल साहब तो चले गए, उनकी जगह पे तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आ गए हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब और इजाज़ुल एहसन साहब, ये 3 रुकनी बेंच था। अब इसमें काजी साहब का, सॉरी, बंदियाल साहब का और इजाज़ुल एहसन साहब का एक पॉइंट था। मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो डिफरेंट नोट दिया था। बिल्कुल। अब काजी साहब अगर आ जाते हैं, 3 रुकनी बेंच समात करता है, फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि काजी चीफ साहब जो हैं वो मुतासिर होते हैं इस पॉइंट से जो मंसूर अली शाह साहब जिसको लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, आप हो सकता है वो नाम, तो क्या ये नजरसानी में ये उनका जो फैसला है वो खत्म हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा? हो सकता है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ना मुतासिर हो मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इजाजुल एहसन साहब की उससे मुतासिर हो जाए, उससे एग्री करके तो बरकरार रहेगा। बिल्कुल बात सही है। वैसे भी रिव्यू का जो स्कोप है वो बड़ा छोटा होता है, बहुत मेजर इलीगैलिटी होनी चाहिए तो रिव्यू अलाउ होता है। तो इसीलिए शायद देखा जा रहा है कि रिव्यू की जगह इंतज़ार कर लिया जाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अपहोल्ड हो जाता है और अपील का राइट जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो अपील फाइल कर दिया जाए। अपील के अंदर तो वो बहस मुबाहिसा जो है वो ज़्यादा ब्रॉड तरीके से हो सकता है बनिस्बत रिव्यू के। तो यह अभी मुझे लगता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का एक दफ़ा जब फैसला आ जाएगा तो उसके बाद ये सिचुएशन क्लियर होगी। अगर उसके बाद भी कुछ फाइल नहीं होता, ना रिव्यू ना अपील, तो फिर तो ये तस्लीम कर लिया गया है और नैब ने उसी तरह चलना है जैसा नैब पहले चल रही थी। इसका कितना टाइम है अपील के लिए या नजरसानी के लिए? अब ये अपील वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, अपील वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सवाल ये होगा कि अपील का टाइम जो है वो रन कब से करेगा। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए अपील का टाइम, मुझे लगता है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कानून था उसके अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो शायद 30 दिन था इस एक्ट के कमिंग इनटू फोर्स के बाद। लेकिन टेक्निकली तो एक्ट कभी कमिंग फोर्स में आई नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये बिल था जब इसको स्टे कर दिया गया था। तो ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, अब इसके 2 एंड रिजल्ट हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अपहोल्ड हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अपहोल्ड हुआ है इस दिन और इसके ऊपर से स्टे खारिज हुआ है इस दिन, तो इस दिन से आगे 30 दिन की लिमिटेशन के अंदर आपने अपील फाइल करनी है। और अगर तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी नहीं, ये ख़त्म, तो ये कानून जो है ये हमने इसके ऊपर से स्टे ख़त्म कर दी है, लेकिन तस्लीम किया जाएगा कि जो इसकी कमिंग इनटू फोर्स की तारीख है वो वही तारीख है जिस तारीख पे ये एक्चुअल था। आई थिंक अप्रैल, मार्च या अप्रैल की ये है। तो तब तो 30 दिन का टाइम गुजर चुका होगा और अपील नहीं फाइल हो सकेगी। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट पे, और ये वो जो हम अभी बात कर रहे थे जो 9 घंटे की नशरियात थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये उसमें भी बात एक दफ़ा हल्की सी टेकअप हुई थी और उसके बाद जो है वो फिर अभी उस पर कोई फाइनल बात तो जाहिर सी बात है नहीं हुई। और ये इस चीज़ पे मैटर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जो लिमिटेशन पीरियड है उसकी कमेंसमेंट कहाँ से देखती है, जिस दिन एक्ट असल में पास हुआ था उस दिन से, या जिस दिन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करेगी और उसके ऊपर से स्टे खत्म करेगी उस दिन नहीं, जब पास हुआ था तब से, या जो जब रिजेक्ट हुआ था ये सुप्रीम कोर्ट से, बंदियाल साहब ने लास्ट फ्राइडे को जब किया था कि देखें जब मेरा पॉइंट ये है कि जो राइट क्रिएट हो रहा है अपील का, वो राइट तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से क्रिएट हो रहा है ना जी। तो वो राइट जो है वो जब क्रिएट होगा तो वो कानून की क्रिएशन से रन करेगा। अब कानून तो बनने से पहले का लदम स्टे कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अपहोल्ड करती है तो फिर देखना ये कि लिमिटेशन जो है वो जिस दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अपहोल्ड होकर उस पर स्टे खत्म होता है उस दिन से रन करेगा, क्योंकि राइट वो कानून क्रिएट कर रहा है अपील का, उस दिन से रन करेगा, या एक्चुअल डेट से रन करेगा जिस डेट पे वो कानून पास हुआ था। और इस चीज़ को साइडलाइन कर दिया जाएगा कि जी एक्चुअली सस्पेंड हो गया था, ऑपरेशन में नहीं था, तो तब फाइल ही नहीं हो सकता था। ये 2 चीज़ें जो है ये मैटर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फाइंडिंग देती है। बिल्कुल ठीक है फैजुल्लाह, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंदिया दे दिया गया है कि जनवरी के लास्ट वीक में इंतखाबात करवाए जाएंगे। ब्रेक के बाद
बैक नाजरीन। जी फैजुल्ला, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि फ़लाँ तारीख को जो है वो मरदमशुमारी या जो भी हल्का बंदियाँ हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी, फिर इनकी हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी और फिर जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो अब हल्का बंदियाँ हो गई, हल्का बंदियाँ अगर तो तमाम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि ओके, जो कि 1% भी मुझे इम्कान नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़ी छोटी, सबका राइट है कि उसके खिलाफ अपील में जाएं। तो ये क्या मैनेज हो जाएगा या आपको लग रहा है कि जो एक प्रेशर था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कल आपके वकला भी बाहर आ गए कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, गो के अगर जनवरी के लास्ट वीक में भी इलेक्शन होते हैं तो फिर भी 90 दिन तो निकल गए। तो इस सूरत में क्या इलेक्शन कमीशन करा देगा इलेक्शन, या अभी आपको लगता है कि आगे मामलात अपीलों में जाएंगे? ये देखिए, जो आप वाली बात दुरुस्त है, ये 90 दिन वाला तो आप ख्वाब ही रह गए, 90 दिन में तो इलेक्शन अच्छा, नहीं होते। इस आइन की वायलेशन जो हो चुकी है या हो जाएगी, इस पर भी आपने मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करनी है। मैं वो उस पर भी आ जाएंगे। जो आपका सवाल था कि जनवरी के एंड में, देखें मुझे लगता है कि जो ये डेट, इलेक्शन कमीशन का काम था डेट देना। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं था कि इलेक्शन कमीशन कहे जी इतने दिनों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं हम करवा देंगे, स्पेसिफिक डेट देनी होती है इलेक्शन कमीशन ने। जो आपकी बात दुरुस्त है और जो आपने शक का इजहार किया वो शक भी आपका दुरुस्त है और मैं भी उस शक से एग्री करता हूँ कि लगता ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये लूप होल छोड़ा है, ये एक वेग सी बात की है कि जी आखिरी हफ्ते के, जनवरी के आखिरी हफ्ते में कभी ना कभी हम करा देंगे। वो एट द एंड हो सकता है कि वहाँ से बात फिर आगे चली जाए और ये कहा जाए कि जी वो अपीलें हैं और कोई लोगों के एतराज़ात हैं वो दूर करने हैं, अपीलों का टाइम है, और ये बात फिर थोड़ी सी आगे चली जाए। लेकिन अगेन कभी ना कभी तो इलेक्शन करवाने हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि फरवरी जो है अगले साल का, उसमें इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर फरवरी में इलेक्शन नहीं होते तो फिर एक और भी इशू क्रिएट हो जाता है सेनेट के रिलेटिंग। बिल्कुल, वो भी एक इशू क्रिएट हो जाएगा, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अभी खुद ये नहीं पता कि क्या जनवरी के एंड तक ये चीज़ कम्प्लीटली मुमकिन होगी या नहीं होगी, फरवरी में ले जाना पड़ेगा हमें। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने जो है एक वेग सी बात की है, जिस बात के ऊपर वो एंड में हट सकते हैं कि अच्छा जी आखिरी हफ्ते नहीं तो फेब के आखिरी हफ्ते में करा देंगे या आखिरी हफ्ते फरवरी में करवा देंगे। ये इस तरह इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को जरा थोड़ा सा रूम दिया है कि अगर वो इस बात से अच्छा फैज, ये क्या मुमकिन है कि इलेक्शन अगर फॉर एग्जांपल नहीं होते तो जो हमारे सेनेटर जो है 50% सेनेट खाली होगा, इनको कंटिन्यू कराया जाए जब तक नया पार्लियामेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता? मुझे तो इसका कोई कानूनी या आईनी जवाब नहीं है, क्योंकि देखें अभी भी आपके अगर इलेक्शन नहीं हुए तो पंजाब की जो हुकूमत है वो कंटिन्यू नहीं की, आपकी फेडरल हुकूमत जो है वो कंटिन्यू नहीं की थी। जो हुकूमत का मुद्दत है वो मुद्दत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद निगरान सेनेट, अब वो निगरान था, अब एग्जैक्टली निगरान सेनेट तो आइन में है ही नहीं, निगरान सेनेट तो कुछ होता ही नहीं है, और सेनेट तो डिसॉल्व ही नहीं होती, सेनेट असेंबली किसी सूरत डिसॉल्व नहीं होती। तो बात यही है कि जो ये वाली बात है कि उन आधी 50% ऑफ द सेनेट को कंटिन्यू कराया जाए, मुझे उसके पीछे कोई जो है वो जवाब नज़र नहीं आता, ना आइन में ना कानून में, और लॉजिकली भी इस चीज़ पे नज़र नहीं आता कि उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ये शायद एक वजह है जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर है होगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि जी फरवरी के महीने के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएँ। अच्छा चलिए, अब मुझे मेरे उस सवाल का जवाब दें कि हम बात करते हैं कि जी आइन सुप्रीम है, आइन को सब कुछ लेके सब कुछ आइन में ही है, पाकिस्तान की बका भी आइन में ही है, बिल्कुल मान लिया, तस्लीम किया, लेकिन उस आइन की वायलेशन तो हो गई ना। अगर जनवरी के लास्ट वीक में भी इलेक्शन करवा दिए जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो 90 डेज़ तो क्रॉस हो गए। अब वो जो 90 डेज़ क्रॉस हुए हैं फैज़, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है और वो जस्टिफिकेशन कौन मांगेगा? वायलेशन तो हो गई। पहली बात तो यह है कि मांगी, आपने कहा कौन मांगेगा, उससे पहले इस पे आए जस्टिफिकेशन कब मांगी जाएगी। जस्टिफिकेशन तब मांगी जाएगी जब ये चैलेंज होएगा, ऐसे ही है ना जी। चैलेंज किसके सामने होगा? चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। तो अब हमें पता चल गया कि कब मांगी जाती है और कौन मांगता है। लेकिन मसला ये है कि अभी तक तो कोई इस चीज़ को छेड़ने के मूड में नहीं है, और इलेक्शन की जो 90 डेज़ वाली लिमिट है अब तो वो पॉसिबल भी नहीं है। अब तो मुझे लगता है शायद इतना वक्त ही नहीं रह गया कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवा दें। 90 डेज़ से तो बात आगे जानी
है और अब चली गई है। तो आपका मतलब ये है कि हम जो 90 डेज में इलेक्शन ना करवा के एक वायलेशन हो रही है इनकी, इसको किस्मत का लिखा कबूल करके और खामोश हो जाएं? देखें, तो आप के पास और ऑप्शन क्या है? आपके पास ये ऑप्शन तो और नहीं है। जब आपकी इलेक्टेड हुकूमत थी उसका दिल नहीं था, जब आपकी अदालत जो है वो ऑर्डर करती है और उस ऑर्डर के ऊपर अदालत भी फॉलो अप सही तरीके से नहीं करती, दो सूबों के अंदर इलेक्शन का कहा जाता है लेकिन फिर फॉलो अप सिर्फ एक सूबे की हद तक होता है, वो भी फॉलो अप प्रॉपर नहीं होता। हुकूमत कहती है हमने नहीं मानना क्योंकि ये फैसला जो है वो जी 4-3 का था, 3-2 का नहीं था, और इस तरह के तनाज़े खड़े हो जाते हैं। तो आपका मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब ये सारा का सारा मामला सेटल तभी होना है जब एक दफ़ा इलेक्शन हो जाएगा। एक दफ़ा इलेक्शन होकर आपकी इलेक्टेड हुकूमत आ जाए तो उसके बाद आपको चाहिए, इस अवाम को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम उस मुंतखब हुकूमत से कहें कि अब कानून साजी करो या आइन में तरमीम करो या जो भी करना है करो, लेकिन इंश्योर करो कि जो पिछले 1 साल से इस मुल्क के अंदर एक इलेक्शन के करवाने के नाम पर या ना करवाने के नाम पर एक मजाक हो रहा है, वो मजाक ख़त्म हो। आइन के अंदर जो मुद्दत है, जो ये कंट्रोवर्सीज खड़ी करती हैं कि जी किसके पास डेट देने का इख्तियार है और किसके पास नहीं है, ये सारा आइन की तरमीम करके इसको दुरुस्त किया जाए ताकि इसके ऊपर फिर सवाल ना उठ सके, कोई तनाज़ा ना खड़ा हो सके और इलेक्शनों को एक खिलवाड़ ना बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला खान नियाजी साहब आपका के लिए इतना ही। आइंदा जुम्मे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।